नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं से पाठ्य पुस्तक कृतिका, और कृतिका के अंतर्गत है जो पाठ है वो है पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ा ही मज़ेदार सा शीर्षक है, और ये जो रचना है ये कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। कमलेश्वर जी की एक व्यंग्य रचना है। उन्होंने इसमें एक व्यंग्य किया है, एक कटाक्ष किया है कि भारतीय लोग किस प्रकार से जो है विदेशियों के आगमन पर कैसे उनकी स्वागत की तैयारी करते हैं, क्या कुछ रहता है और वो क्या क्या दिखावा करने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से तिगड़म लगाते हैं, वो सारी बातें जो है इस पाठ में व्यंग्य के रूप में रचनाकार ने जो है प्रस्तुत की है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। दोस्तों, पाठ शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज पंचम जो थे वो कौन थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है जॉर्ज पंचम कौन है, किसके विषय में कहा जा रहा है। वो पूरा पाठ जो है पढ़ लेते हैं, पूरी रचना को उन लोगों ने पढ़ लिया है, किंतु वो कभी पूछते नहीं हैं या उनको बताया नहीं जाता है। सभी ऐसा नहीं करते हैं, कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आपको जॉर्ज पंचम जी के विषय में भी जानकारी जो है उपलब्ध करा दी जाए। तो जॉर्ज पंचम जो थे दोस्तों, इनका जो पूरा नाम था वो जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट था। देखिए ध्यान से, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जॉर्ज पंचम का पूरा नाम जो था वो था जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट, और 3 जून 1865 को इनका जन्म हुआ। 20 जनवरी 1936 को इनका देहावसान हो गया। ये इनका जीवन काल है 1865 से 1936 तक। और यदि राजघराने की बात करें तो इंग्लैंड का एक बड़ा जो है प्रसिद्ध राजघराना हुआ है, जिसका घराने का नाम था विंडसर। क्या नाम था दोस्तों? विंडसर नाम था, विंडसर। तो ये इस जो है राजघराने से संबंध रखते थे, संबंधित से थे, जुड़े हुए थे। अब बात आती है कि ये भारत में इस रचना के माध्यम से किस प्रकार ये है रचना जो है सामने आई है, क्यों लेखक ने ऐसा लिखा है, ये जॉर्ज पंचम का विषय क्यों चुना है, और जॉर्ज पंचम की नाक से क्या अर्थ है, वो सारी बातें। तो 1901 में जॉर्ज पंचम ने भारत यात्रा की थी। कब की थी दोस्तों? 1901 में जॉर्ज पंचम जी जो है भारत में आए 1901 में। और यहाँ जब वो आए तो उन्होंने यहाँ आकर जो है भारत में जातीय भेदभाव देखा कि भारत के अंदर तो जो है जाति पाति का भेद है, वहाँ तो जातियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसा जो है देख करके उनको अपार घृणा हुई, बड़ी नफ़रत हो गई, और उन्होंने इस संदर्भ में कुछ काम भी किया। उन्होंने कुछ लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जो है घृणित विषय है, यदि इस प्रकार से आप भेदभाव करते हैं तो। फिर पुनः जो है वो दूसरी यात्रा पे आए 1911 में। महाराजा जॉर्ज व उनके साथ महारानी मैरी आई, और उनके तिलक हेतु, यानी उनके तिलक करने के लिए जो दिल्ली दरबार था वो पूरी तरह से सजाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था। तो इंग्लैंड से कोई आता था तो उसका भव्य स्वागत किया जाता था, अभिनंदन किया जाता था। तो वैसे ही महाराजा जॉर्ज और महारानी मैरी जब यहाँ आई तो उनका तिलक करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए दिल्ली दरबार जो है वो सजाया गया, और दोनों को जो है भारत के सम्राट व सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उनको उस दरबार में कहा कि ये भारत के सम्राट हैं और ये भारत की साम्राज्ञी हैं। तो जॉर्ज पंचम कौन हो गए? भारत के सम्राट हो गए, घोषित कर दिया। अब उस दरबार में क्या क्या घोषणाएं हुई, क्या क्या हुआ, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो है भारत का जो न्यू या जो नया बनाया गया इम्पीरियल मुकुट था, जो नया नवनिर्मित जिसको हम कह सकते हैं
इम्पीरियल मुकुट जो है इनको पहनाया गया। इसके अलावा जो है बंग भंग का यह निर्णय रद्द हुआ और अनेक साहित्यकार भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी जो है उनके सम्मान में स्तुतियाँ गाई। जैसे बद्री नारायण प्रेम घन जी हैं, उन्होंने भी स्तुति की और सौभाग्य समागम के नाम से उन्होंने एक रचना लिखी, उनके सम्मान में उनको वहाँ सुनाया गया। इसी प्रकार से श्रीधर पाठक जी ने भी जो है श्री जॉर्ज वंदना के नाम से जो है उनकी जो है स्तुति की, उनका गुणगान किया। इसी प्रकार से नाथुराम शर्मा जो शंकर जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी जो है महेंद्र मंगलाष्टक गाई उनके सम्मान में। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने भी जो है एक रचना लिखी उनके सम्मान में, भारत भाग्य विधाता, जो जिसको हम जन गण मन के नाम से जानते हैं, ये भी जो है उनके सम्मान में इन्होंने कही थी। और वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने रविंद्रनाथ जी को इंग्लैंड बुला लिया था कि आप यहाँ आइए, मैं आपको जो है सम्मानित करना चाहता हूँ। तो ये अलग किस्सा है, आगे चलता रहेगा। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि अब जॉर्ज पंचम कौन था और उसकी नाक जो है वो कितनी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर इस पाठ में, इस रचना में। तो जॉर्ज पंचम के विषय में आपको पता चल गया कि वो भारत के सम्राज्ञी यहाँ पर घोषित किए गए, दोनों पति पत्नी। उनका पूरा नाम जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट था। 3 जून 1865 से 20 जनवरी 1936 तक जो है उनका जीवन काल रहा है। विंडसर राजघराने से संबंध रखते थे। तो कमलेश्वर जी बताते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। पति के साथ लिखना था, यहाँ पर मिस है यहाँ से। अब स्थिति को समझिए, ये तो वो तो आ गए, वो तो पहले थे। अब ये क्या है, ये भारत स्वतंत्रता के बाद की बातें हैं। भारत आज़ाद हो गया है 1947 1947 के बाद ये जब यहाँ पर आती हैं एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, तो उनके स्वागत में, जबकि अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, अंग्रेज़ों का राज नहीं था, भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन फिर भी कैसी स्थिति थी, कैसी अवस्था थी लोगों की, क्या वो कुछ कर रहे थे उनके स्वागत में, तो उसके बारे में जो है एक व्यंग्य जो है लेखक के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेगा। लेखक बताते हैं कि अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी किनकी, कि एलिजाबेथ द्वितीय जो है अपने पति के साथ आने वाली हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही दौरा क्या होता है, जब राजे महाराजा चलते हैं, आपको पता ही है, उनके साथ शाही होता है, पूरी सेना होती है, रथ बग्गियाँ होती हैं, है ना, घुड़सवार होती हैं, पूरी हिफाजत के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ जो है, या सुरक्षा चक्र में उनको जो है ले जाया जाता है, तो उसको शाही दौरा कहा गया है। और उस शाही दौरे को लेकर के कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। अब रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो बड़ा परेशान था। दर्जी तो आप सभी समझते होंगे, दर्जी कौन होता है, जो कपड़े सीने का काम करता है। तो वो बड़ा परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। यानी रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो पहले हिंदुस्तान आएंगी, पहले कहाँ पर आएंगी, हिंदुस्तान, फिर वो पाकिस्तान जाएंगी, फिर नेपाल जाएंगी, यानी 3 जगह उनको जाना है, 3 जगह वो जाएंगी। तो दर्जी परेशान था कि कहाँ क्या क्या पहनेंगी, रानी कब क्या पहनेगी। उनका जो सेक्रेटरी था और शायद जो जासूस भी, लेखक कहता है शायद वो जासूस भी था, उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। अब जो उनका सेक्रेटरी था या उनका जो जासूस था, वो एलिजाबेथ के आने से पहले ही हमारे इस महाद्वीप का, यानी भारत देश का जो है तूफ़ानी दौरा करने वाला था। यानी वो पहले यहाँ आकर के और घूमकर देखना चाहता था कि देश में क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है। जैसे आपने देखा होगा किसी मंत्री को आना हो ना, कि कल मंत्री आएंगे, तो उससे पहले जो उसके वो छोटे नुमाइंदे होते हैं, चुटभैया नेता होते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं, वहाँ सारा ब्यौरा देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का मंजर है, उसी प्रकार का दृश्य है यहाँ पर भी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ज़माना चूँकि नया था, ज़माना नया क्यों था, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था।
फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले जो अंग्रेज लोग थे वो पूरे फौज फाटे के साथ निकलते थे। फौज फाटे मैंने पूरे उनके साथ सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, उनके साथ वो निकला करते थे। इसलिए जो है अब फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। फोटोग्राफरों की फ़ौज का मायने फ़ोटोग्राफ़र भारी संख्या में थे, काफ़ी संख्या में थे। रिपोर्टर जिनको हम कहते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, तो उनकी एक पूरी टीम तैयार की गई, पूरी इनकी फ़ौज तैयार कर दी गई थी। आगे लेखक बताता है कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरने का मतलब होता है कटिंग, यानी अंग्रेज वहाँ पर जो छपा, ठीक है, उनकी जो कटिंग थी अखबारों की, जो इंग्लैंड के अखबार थे उनकी जो कटिंग थी वो हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। अब इंग्लैंड में कौन सी खबर छपी है उसकी कटिंग जो है वो वहाँ से काट करके और हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। चिपकी मैंने उसमें छपी हुई होती थी, उसको पढ़ा जाता था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। वहाँ पर ये खबर छपी कि रानी ने, एलिज़ाबेथ ने, एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका जो रेशमी कपड़ा है वो हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, और वो करीब जो है 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड खर्चा उस सूट के ऊपर आ गया है। अब आगे लेखक बताता है कि रानी जो एलिज़ाबेथ है उनकी जन्मपत्री भी छपी। एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री जो थी वो भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। प्रिंस जो फिलिप थे उनके कारनामे छपे। कारनामे में उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया है, क्या क्या काम किए हैं, अच्छे किए या बुरे किए, वो सारे जो है अखबारों में छप गए। और तो और लेखक बताता है उनके जो नौकर थे उनके नौकरों के बारे में, उनके जो बावर्ची कौन होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, खानसामों, जो सेवक होते हैं, अंगरक्षक मैंने जो बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो जीवनियाँ थी वो देखने में आई। उनके बारे में भी अखबारों में छप गया कि इनका खानसाम कौन है, इनका बावर्ची कौन है, उनके नौकर कितने हैं, क्या क्या ना उनके नाम हैं, क्या उनकी जीवनी है, कैसा उनका पूरा ब्यौरा जो है, पूरी जानकारी जो है वो अखबारों में छप गई थी। आगे लेखक बताता है कि शाही महल में रहने और पलने वाले जो कुत्ते थे, जो शाही महल में रहते थे, जो उसमें पलते थे कुत्ते, उन कुत्तों की तक की तस्वीर भी जो है वो अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में। उसकी गूंज कहाँ सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी फैल रही का मतलब पूरा चौकन्ने हो रहे थे, पूरे सावधान हो रहे थे, पूरा उत्साह बढ़ा हुआ था लोगों में, और राजधानी में जो है तहलका मचा हुआ था। राजधानी माने दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वहाँ पर जो है तहलका मचा हुआ था, बड़ा शोर शराबा था कि एलिज़ाबेथ आ रही हैं, क्या हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनको जो है लैंड करेगा उनका जो एरोप्लेन है, उस हवाई अड्डे पर जब उतरेगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। यानी जो उसके बावर्ची हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था उसमें अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान और शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। अब देखिए दिल्ली के बारे में बता रहा है। आपने देखा होगा, ये भारत की विडंबना रही है, यदि आपको ये समाचार मिले कि कल या एक सप्ताह के बाद या 3 दिन के बाद जो है प्रधानमंत्री जी हमारे फलां डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं, फलां ज़िले में आने वाले हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कितनी जल्दी से जो है सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली जाती हैं। रातों रात जो है जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको पक्का कर दिया जाता है, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, लाइटों की व्यवस्था कर दी जाती है जिस रास्ते से उनको गुजरना होता है। तो वो ये क्या है? ये सब कुछ दिखावा है, उससे पहले उन्होंने नहीं बनाया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नई दिल्ली है उसने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता का अर्थ क्या होता है? बेसाख्ता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से, अचानक से ही जो है उसके मुंह से निकल गया
स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। एक शेर है, बड़ा उम्दा शेर है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट का मतलब होने का मतलब क्या है? उसमें परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन माने उसको चमकाया गया, उसको साफ़ सुथरा बनाया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। जवान होने का मतलब क्या है? कि सड़कें नई बन गई दोबारा से, जो टूटी फूटी पड़ी थी वो सब चमकने लगी। बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई। जो इमारतें वहाँ पर खड़ी हुई थी, पुरानी इमारतें थी, पुरानी हो चुकी थी, उन पर धूल जमी हुई थी, वो साफ़ हो गई। और इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों की तरह श्रृंगार करने का मतलब क्या है? नाजनीन का मतलब होता है कोमल अंग वाली जो स्त्रियां होती हैं, बड़ी सॉफ्ट सी जो महिलाएं होती हैं, उनकी तरह जो है उन्होंने श्रृंगार किया। वो तैयार हुई, सजी संवरी। आगे लेखक बताते हैं कि लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। पेश का मतलब था सामने थी। एक मुश्किल थी। वह मुश्किल क्या थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ पर आपका जो है शीर्षक जो है वो निकल करके आता है। अब इसके इर्द गिर्द सारी बातें घूमेंगी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब देखिए, जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर जाति भेदभाव को देखा, उसको घृणा हुई, उन्होंने उसके लिए कुछ किया। यहाँ के सम्राट थे, तो जो उनके समय में जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में थी, तो उन लोगों ने क्या किया था? जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति जो है वो बनवा दी गई थी। वो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो किसी कारणवश टूट गई, या कोई उतार करके उसको ले गया, या किसी ने गुस्से में तोड़ दी, कोई भी कारण हो सकता है। तो अब जो है वो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी। समझ आ रहा होगा आपको कि मूर्ति है जॉर्ज पंचम की और उसकी नाक टूट गई है या तोड़ी गई है। लेकिन अब मसला यह है, समस्या यह है कि अब उस पर नाक नहीं है, तो उसका समाधान कैसे होगा? अब नई दिल्ली में सब कुछ था। लेखक बताता है कि नई दिल्ली के अंदर सारा कुछ था, सब कुछ होता भी जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, जो बचता था वो भी सही हो जाएगा। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, अर्थात उसकी नाक की व्यवस्था कैसे करें। अब एलिज़ाबेथ यहाँ पर आएगी और वो देखेंगे कि इंग्लैंड का एक राजघराना जो है, विंडसर जिसकी हमने बात की राजघराने की, वो जो यहाँ का राजा रहा है हमारे इंग्लैंड का था, और उसकी मूर्ति पर नाक नहीं है, क्योंकि वो जब आएंगी तो वो उस मूर्ति पर जाएंगी माल्यार्पण करने के लिए, तो वहाँ पर नाक नहीं होगी, तो बड़ा जो है बेइज्जती का काम हो जाएगा। तो ये बड़ी मुसीबत थी। अब नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। वहाँ पर सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर नाक नहीं थी। और नाक जो है वो सम्मान का द्योतक भी माना जाता है ना, इज्जत भी समझी जाती है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान का मतलब है कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे। लेखक बताता है कि इस नाक के लिए, यहाँ इस नाक के लिए का मतलब क्या है? इनके सम्मान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था। चंदा मैंने कोई रुपया पैसा जो लोग देते हैं दान। और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अर्थात बहस से थे, लोग आपस में बहस की थी बैठ करके इस मुद्दे को लेकर के। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। रंग गए मैंने उनमें लिखा गया था इसके बारे में, जो बहसी हुई उनके बारे में, जो भी भाषण दिए गए उनके बारे में अखबार जो है वो भरे पड़े थे। बहस क्या थी? बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो क्या कर दी जाए? रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ उसके पक्ष में थे। राजनीतिक आंदोलन में जैसे हम घर में कोई सलाह करते हैं ना, तो कुछ लोग तो होते हैं कि हाँ ये काम सही है, तो उसको क्या कहेंगे? जो सही बता रहे हैं कि ये इस बात के पक्ष में है। और कुछ कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये इसका माने क्या है कि वो इसके विपक्ष में है। तो उसी प्रकार से राजनीतिक आंदोलन में, राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता है कि उसमें कुछ लोग जो है पक्ष में होते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो थे वो खामोश थे। ज़्यादातर क्या थे? लोग खामोश थे। खामोश मैंने
चुप थे, कुछ नहीं, उनको वो न पक्ष में थे न विपक्ष में थे। खामोश रहने वालों की जो ताकत थी वो दोनों तरफ थी, क्योंकि उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो पक्ष में रहेंगे कि विपक्ष में जाएंगे, लेकिन ताकत थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर क्या होते हैं? म्यूज़ियम जिनको हम कहते हैं। अजायब घर क्या होता है? म्यूज़ियम, जहाँ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। तो जो कहने का भाव क्या है कि जो अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजी जो सम्राट जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उनकी जो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हुई उनके शासनकाल में हुई, लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो उनकी मूर्तियों को खंडित करने का काम भारतीय लोगों के द्वारा किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसके चारों ओर जो है मूर्तियों के हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए कि नहीं, ये नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी कि क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, नाकें माने ऐसी ऐसी मूर्तियां खड़ी थी, ऐसी शख्सियतों की जो ब्रिटिश शासन से संबंध रखते थे, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए फिर उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, उन्होंने बड़ी शान और शौकत के साथ उतार करके उनको अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो लेखक बताता है शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध, लाटों का मतलब क्या होता है? खंबा या मूर्ति, ठीक है, लाट मैंने मूर्ति। यहाँ शाही जो मूर्तियाँ थी, जो लोग यहाँ शासन करके गए, ठीक है, जो यहाँ राजा बन करके रहे, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित कर दी गई। उन लाटों की नाकों के लिए, उनको बचाने के लिए जो है गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप करके जब युद्ध करते हैं। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, उसी ज़माने में, उस ज़माने की बात कर रहा है जब ये सारी चीज़ भारत नया नया आज़ाद हुआ था। उन्होंने जितनी तमाम मूर्तियाँ थी सबको तोड़ना शुरू कर दिया। तो लेखक बताता है कि ये हादसा भी तभी हुआ था, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। अब जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली में, उसके सामने जॉर्ज पंचम की लाट मैंने मूर्ति जो है लगी हुई थी, उसकी नाक वहाँ से अचानक गायब कर दी गई। एकाएक का मतलब होता है अचानक, एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक, अचानक जो है वो गायब कर दी गई। आगे कहता है हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चलेगी। गश्त का मतलब होता है जब पुलिस घूमती रहती है, चक्कर लगाती है। रात को आपने देखा होगा सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियाँ घूमती हैं, गश्त करती हैं। फिर भी जो है लाट की नाक चलेगी। लाट में मूर्ति की नाक जो है वो गायब हो गई। अब रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। अचानक परेशानी का कारण बन गया कि रानी तो आएगी लेकिन नाक नहीं होगी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, बड़ी बहसें शुरू हुई, क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। अब देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों का मतलब होता है जो देश की भलाई चाहते थे। खैर ख्वाह का मतलब होता है भलाई चाहने वाले जो लोग थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई, उनकी एक बैठक बुलाई गई और मसला पेश किया गया। मसला मैंने समस्या क्या है। जब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें एक मसला, एक समस्या रखी जाती है, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। अब समस्या वहाँ बता दी गई कि क्या किया जाए। अब वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर इस मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यहाँ दूसरा जो नाक है ये इज्जत कि हमारी भी इज्जत जो है वो नहीं बचेगी, अर्थात हमारा भी अपमान ही हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो। अब उच्च स्तर पर मशवरे हुए। मशवरे का मतलब क्या हुआ? सलाहें ली गई, दिमाग खरोंचे गए, अर्थात दिमाग पर जोर डाला गया, कोई तरतीब लगाए, ठीक है ना, कोई अपना दिमाग लगाए, और फिर यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार कौन होता है? जो मूर्तियाँ बनाने वाला होता है, उसको आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि फटाफट दिल्ली में हाजिर हो जाओ। अब मूर्तिकार जो था यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। अब देखिए यहाँ पर भी व्यंग्य है कि जो कलाकार लोग हैं, जो मूर्तिकार हैं, पेंटर हैं, वो पैसे से लाचार होते हैं, उनको इतनी कीमत नहीं मिलती है काम की, पैसे से लाचार था।
अब वो वहाँ पर आया दिल्ली में और उसने आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। हुकामों का मतलब जो लोग थे उस समय शासन में थे, जिनके हाथ में जो है शासन था, जिनके हाथ में सारा काम था, वो हुकाम लोग वहाँ पर बैठे थे, उनके चेहरे देखे। और चेहरे जो है, चेहरे देखने पर उसे बोध हुआ कि अजीब परेशानी थी उन चेहरों के ऊपर। उन चेहरों में कुछ लटके हुए थे, ठीक है, कुछ लटके हुए थे, निराश थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। लाचार जो कलाकार था, कलाकार लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, जिसके बस में कुछ ना हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसे दुख हुआ। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, तभी उसको कानों में एक आवाज़ आई, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। उसने मूर्तिकार को संबोधित किया, उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने, और उसने कहा जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। लाट मैंने, मैं बार बार बता रहा हूँ, मूर्ति होता है, लाट मैंने क्या होता है, मूर्ति। अब मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट, यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब ये मूर्ति बनाई गई थी तो ये पत्थर जो इसमें यूज़ हुआ है वो कहाँ से मंगवाया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। ताका मैंने देखा, ताका मैंने क्या होता है, देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, नज़रों ही नज़रों में, आवाज़ नहीं निकली, बोले नहीं, एक दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक दूसरे ने, मतलब अब कोई कुछ नहीं बोला, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने डाल दिया। खैर मसला हल हुआ, समस्या का समाधान हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरे गए का मतलब क्या है, उनको खोल कर देखा गया, जो पुरानी फाइलें थी उनको खोल करके देखा गया, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। लेखक बताता है कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया। अब वो डरा हुआ था, कांपते हुए उसने जवाब दिया, सर मेरी खता माफ़ हो। खता मैंने गलती, मेरी गलती माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, मैंने सब कुछ खा चुकी हैं, अर्थात उसमें कुछ नहीं है, फाइलों में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मूर्ति कब बनी थी और इस मूर्ति में पत्थर जो लगाया गया था वो कहाँ से आया था। अब हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम जो है होना है, और इस नाक का दारोमदार आपके सर पर है या आप पर है। दारोमदार का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, यानी पूरे काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपको जिम्मेदारी दे दी गई है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, फिर मूर्तिकार को संदेशा दिया गया और उसने जो मसला था वो हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। अब कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। जो सभापति था, जो मेन उसका कमेटी का सदस्य था, सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। उसने ये बात कही तो ये छोटा सा भाषण था, ये अखबारों में छप गया। अब जो मूर्तिकार था वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश थे जो भी, और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। दौरे में उनकी यात्रा पर निकल पड़ा कि कहाँ से वो पत्थर मुझे जो है प्राप्त हो जाए। और कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश का मतलब निराश हुआ, हारा हुआ। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, अर्थात वो नाकामयाब होकर के लौटा था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, सिर झुका करके कहा कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। चप्पा चप्पा मैंने कोना कोना, हर जगह मैं गया, सब जगह मैंने तलाश की, पर इस किस्म का पत्थर जो है कहीं नहीं मिला। जो ये किस्म का पत्थर है जो इसमें लगा हुआ है, किस्म का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है ना, इस तरह का
यह पत्थर जो है वो विदेशी है, अर्थात ये विदेश से मंगवाया गया था। अब सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश का मतलब होता है गुस्से में आकर के कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, अक्ल मैंने सोच पर, आपकी समझ पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी व्यंग्य है, ध्यान से सुनना। वह उनमें से कोई कहता है कि विदेशों की जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग अपना चुके हैं। दिल दिमाग, हमारा दिल भी विदेशी है, दिमाग, उनके तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ये बाल डांस जो है, जिसको आप बाल डांस कहते हैं, मुंबई में चलते हैं, फेमस हैं। अब तो शायद गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, पता नहीं उनको लाइसेंस वगैरह दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये सब विदेशी हैं। तो लेकर इस यहाँ पर कहता है कि जब ये सारी चीज़ें यहाँ चल सकती हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब जो मूर्तिकार था वो चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा मैंने अचानक, सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक। अचानक जो है उसकी आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे, अखबार तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अब सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। जितने भी दरवाजे थे वो सारे बंद कर दी, खिड़की भी बंद कर दी। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, कि हमारे देश में भी जो हमारे नेता हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, उनकी मूर्तियाँ भी तो हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। फिर दूसरे मूर्ति की नाक तोड़ करके जो है इसके ऊपर लगा दें, यदि आप लोग ऐसा आप ठीक समझते हैं तो। अब जो है सबने क्या किया, सबने सबकी तरफ देखा, सबने सबकी तरफ देखा, यानी आपस में देखा, और सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। कुछ देर के लिए तो वो बदहवास हो गए, होश में नहीं रहे कि क्या होगा, सोच में पड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई फैसला लिया तो फिर उनके आंखों में जो है खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, अर्थात बड़ी चालाकी से ये काम करना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। अब जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। अब जो उसकी नाक थी उसका नाप जो होता है, नाक का नाप, ठीक है, वो उसके पास था कि कितनी मुझे चाहिए, उसका नाप, उसका मेज़रमेंट जिसको आप बोलते हैं, वो उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। बम्बई होता था, अब तो मुंबई हो गया। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। वहाँ पर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काबसजी जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली मैंने सबको हाथ लेकर देखा, उसको नापा, लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो गुजरात की ओर भागा। पहले कहाँ गया, मुंबई गया, फिर वहाँ से गुजरात की ओर भागा। अब वहाँ पर क्या, गुजरात में गांधी जी की नाक को उसने देखा, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा मैंने देखा, उनकी छानबीन की, और वहाँ भी उसकी बात नहीं बनी। फिर वहाँ से वो बंगाल की ओर चला। वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी उसने देखा, नाप जोख की, और बिहार की तरफ चला गया। बिहार की तरफ गया, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, और घबराहट में मद्रास में भी पहुँचा। वहाँ उसने सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। सामना में इन सब लोगों की मूर्तियों को उसने देखा, सबकी मूर्तियों की नाक का उसने नाप लिया, और आखिर में वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। बयान मैंने उसने अपनी मुश्किल जो थी वो उनको बताई। और क्या बताया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पूरे हिंदुस्तान के चक्कर मैंने लगा लिए, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। देखिए यहाँ पर कितना सुकून भरी बात लाइन लेखक ने कही है कि अपने देश के जो हमारे देशभक्त हैं, हमारे जो नेता हैं, उन लोगों की नाक जो है वो जॉर्ज पंचम जो कि विदेशी है उसकी नाक से बड़ी है, यानी हमारा जो कद है वो बड़ा है।
सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़े निकले। सुनकर सब हताश हो गए। हताश मैंने निराश हो गए, झुंझलाने लगे, परेशान हो गए। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए, ढांढस का मतलब क्या है, हौसला देते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार, ध्यान से सुनना इस लाइन को, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में जब भारत गुलाम था, वहाँ पर शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बच्चे भी शहीद हुए थे सन 42 में, उन बच्चों की मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई हुई हैं बिहार में सेक्रेटरिएट के सामने। मूर्तिकार यहाँ पर बताता है कि शायद बच्चों की नाक ही यहाँ पर फिट बैठ जाए, और यह सोचकर वहाँ भी मैं पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कई बड़ी बैठती हैं। बच्चों की नाकें भी किससे बड़ी बैठती हैं? जॉर्ज पंचम की नाक से। अर्थात हमारा रुतबा जो है वो बड़ा है, भारतवासियों का रुतबा जो है बड़ा है। इस प्रकार से लेखक जो है व्यंग्य के माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहता है। अब बताइए मैं क्या करूं? अब राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, अर्थात मूर्ति को नहलाया गया, साफ किया गया, रोगन लगाया गया, पेंट किया गया, उसको सब कुछ हो चुका था। सिर्फ उसके ऊपर क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है? रानी का हमने स्वागत कर लिया, लेकिन उनका जो जॉर्ज पंचम है उसके नाक नहीं है, तो रानी तो जो है वो गुस्सा करेंगी, हमारा अपमान हो जाएगा। यह तो अपने नाक कटाने वाली बात हो गई, बेइज्जती वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वो भी चाहता था कि मुझे पैसे मिले यदि मैं काम करता हूँ, इसलिए हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत में अंगेज का मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला एक ख्याल मैंने एक विचार, उसने सोचा, कोई बात उसके दिमाग में आई और उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त दोहराने का मतलब क्या है कि जो उसने पहले कहा था कि कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, अखबार वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, तो वही शर्त उसने फिर से यहाँ पर दोहरा दी, बता दिया उनको। अब जिस कमरे में वो कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना जो है वो पेश की, उनके सामने रखी। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, वो कहता है कि नाक लगना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है, अर्थात मेरी सलाह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ में से का मतलब क्या है कि जो हमारे 40 करोड़ देशवासी हैं, जो हमारी जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी, कि 40 करोड़ जो है में से किसी की भी नाक को काट करके जो है यहाँ पर लगा दी जाए। अब बात के साथ, ठीक है, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जैसे उसने ये बात कही तो क्या हुआ? सन्नाटा छा गया, सब सुन्न रह गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, भौचक्का रहना, चौंक उठना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई तनाव नहीं लेना है, ये काम आपका नहीं है। क्यों घबराते हैं आप? यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनूंगा भी मैं और लगाऊंगा भी मैं। आपकी सिर्फ मुझे इजाज़त चाहिए, आपकी मुझे केवल परमिशन चाहिए। अब कानाफूसी हुई। कानाफूसी का मतलब क्या है? एक दूसरे के कान में फुसफुसाए, आपस में उन्होंने बात की और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार को जो है अनुमति जो है वो मिल गई। अब अखबारों में सिर्फ इतना छपा, कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब लेखक बताता है कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद जो पहरेदार थे उनकी तैनाती वहाँ पर हुई, उनको तैनात कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसको सुखाकर साफ़ किया गया। उसके मूर्ति के आसपास तालाब बना हुआ था, उसको सुखाया और उसको साफ़ किया अच्छे से, और उसकी रवाब निकाली गई। रवाब का मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर मिट्टी गारा भरी हुई थी उसको निकाल दिया
और उसके अंदर ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। अर्थात वो जिंदा नाक वहाँ पर लगेगी, जिंदा माने असली की नाक, जो हमारी स्वाभाविक जो नोज़ होती है, नाक होती है, वो उस पर लगाएंगे और उसके पानी वहाँ पर होना चाहिए जिससे उसमें नमी रहेगी, वो सूखेगी नहीं। इस बात की खबर जो है जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब मूर्तिकार ने उनको समाधान तो बता दिया, हल तो दे दिया उसका, लेकिन वह स्वयं भी परेशान था और जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, हिदायत का मतलब क्या है, सावधानी के साथ, कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। ठीक है, हर हालत में नाक जो है लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। अब ये खबर तो उसमें छप गई, अब देखिए कितना हम जो है अपनी नाक को दांव पे लगा दिए, एक जिंदा नाक वहाँ पर लगा दी। व्यंग्य के माध्यम से लेखक बात बताना चाहता है। और हुआ क्या, अखबारों में ये बात छपी, लेकिन अखबारों में गौर करने वाली बात यह थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यानी कहने का भाव क्या है, अंतिम पहरे में उस दिन अखबारों में केवल और केवल नाक के बारे में छपा कि जिंदा नाक लगा दी गई है, लेकिन जिस दिन उसको आना था एलिजाबेथ को, वो नहीं आई, उसके आने की कोई खबर नहीं थी। ना स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह हुआ था, ना कोई सभा हुई, नहीं कहीं पर कोई भाषणबाजी हुई, ना कोई ताज़ा चित्र छपा था। सब जो अखबार थे वो खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। अब एक बुत का मतलब क्या होता है, मूर्ति के लिए एक नाक चाहिए थी, और इस नाक के लिए भारतीय लोगों ने किस प्रकार से जो है उस चीज़ को प्रदर्शित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है, क्या कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया है झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए, और उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है हमारे ऊपर हमारा शोषण किया, हमारे ऊपर हुकूमत की है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और आगे आपको वीडियो जो है सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।